ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लड सप्लाई किडनी का क्या होता है। डॉर्सल एओर्टा जो होगी वहां से आएगा रीनल आर्टरी के पास में, और रीनल आर्टरी जो होगी वो हीलम जो था किडनी में एंटर करेगा हीलम के थ्रू रीनल आर्टरी, और वहां पर जो ब्लड होगा बेटा वो कैसा होगा, तो अब लोग ऑक्सीजनेटेड होगा बट इम्प्योर होगा। ठीक है, अब किडनी आएगी और किडनी में घुसेगा वो आपका हीलम के थ्रू आर्टरी, सर फिर वॉइस बोलोगे ब्रेक हो रही अफरेंट है आपकी। आर्टियोल यहाँ पर देखो ब्रेक हो रही जस्ट से, अभी ठीक है। यस सर। चलो, तो किडनी में जाएगा और किडनी में अफरेंट आर्टियोल आ रहा था, फिर ग्लोमेरुला आया था, टफ टफ कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, फिर अफरेंट आर्टेरियोल आया, फिर पीटीसीएम था जो पीसीटी और डीसीटी के आसपास में चारों तरफ से कवर कर रहा था उसको, और फिर रीनल ट्यूब्यूल हम देख रहे थे, और रीनल वेन के थ्रू फिर आप बोले वो ब्लड सप्लाई जो थी बाहर निकल जा रहा था फिल्टर। तो अल्टीमेट जब हम एंटर किए थे किडनी में तब ब्लड हमारा कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था लेकिन इम्प्योर था। लेकिन जब हम बाहर निकले तो बाहर निकलते टाइम पे आप बोलोगे ब्लड जो होगा हमारा वो कैसा होगा, डीऑक्सीनेटेड और जो है प्योर होगा। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी ब्लड सप्लाई की किडनी की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, तो आप बोलोगे कि जो है किडनी का जो नेफ्रॉन था तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फिजियोलॉजी ऑफ किडनी क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजी जो है एक्सक्रीशन की वो क्या है। बाकी तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया था आपका नेफ्रॉन वगैरह का, ये सब पीछे डिस्कस किया था हमने, रीनल कॉर्पसल्स कैसी होती है, रीनल ट्यूब्यूल कैसी होती हैं, और आपका टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स भी देख लिया था, फिर ब्लड सप्लाई देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में आप बात करोगे यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए पहला आप बोलोगे जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है उसमें पहला जो पार्ट है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए क्या है, दूसरा पार्ट आप बोलोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में क्या था, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, आप बोलोगे रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो पार्ट होगा बेटा वो क्या बोलोगे आप, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। अब बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब हुआ कि फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, यानी कि प्रेशर की प्रेजेंस में फिल्ट्रेशन होना क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। दूसरा देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि ये आपका पीसीटी है नेफ्रॉन का, ये पीसीटी है मान लीजिए। ठीक है, ये पीसीटी है आपका, ये हम बोल लेंगे पीसीटी या डीसीटी कुछ भी हो सकता है। अब इसके पैरेलल में जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क था, ऐसे था कि नहीं था, तो ब्लड तो खैर ठीक है फिल्टर होके आया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ अशुद्धियां रह गई। तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, जो ब्लड में हार्मफुल चीजें होंगी, हार्मफुल चीजें होंगी, वो आप बोलोगे हार्मफुल चीजें निकल के यहां पर जाएंगी आपकी, कहां पर, पीसीटी में, ल्यूमेन में डाल देंगे, फिल्ट्रेट इसी में होगा ना। और जो यूजफुल चीजें हैं वो एब्जॉर्ब होकर कहा, ब्लड में चली जाएंगी यूजफुल चीजें, ये बात है। तो ब्लड में यूजफुल चीजें आ जाएंगी क्योंकि ब्लड में कंटेंट बनेगा, और हार्मफुल या जो एक्सेस अमाउंट में है वो निकल के यहाँ फिल्ट्रेट में, यूरिन में डाल दी जाएंगी, जिससे ये आगे बढ़ जाए। तो बेटा ये बोलोगे आप प्रोसेस यहाँ से आपका हार्मफुल चीजों का ल्यूमेन में डालना, ये कहलाता था ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहलाएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जो आपका फिल्ट्रेट है उसमें जो फिल्ट्रेट आया है ऊपर से बोन्स कैप्सूल से फिल्टर होके, उसका रीअब्जॉर्प्शन आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, वो क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये दो प्रोसेस हैं, एक ट्यूबुलर सिक्रीशन है, दूसरा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना थोड़ा।
बेटा मैंने बोला कि ये आपका नेफ्रॉन है ऐसे, ये बोमन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है आपका। अब पीसीटी में देखिए यहां से क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ। तो यहाँ ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होके बेटा यहाँ पर आया, तो आप बोले थे यहाँ आ क्या रहा था, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आ रहा था। क्या आ रहा था, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आ रहा था। कैसा आ रहा था, प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आ रहा था। तो प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट आ रहा था इसमें, ये जो है आपका आयंस वायन सब कुछ होंगे कि नहीं। अब देखो इसके पैरेलल में जो ये ब्लड वेसल आ रही थी ऐसे, ये ब्लड वेसल, अब पूरा ब्लड में से सारी चीजें तो निकल के शुद्धियां पहुंच नहीं गई इस फिल्ट्रेट में, क्योंकि ये यूरिन लेके जा रहा है आगे, यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी यहाँ पर, ये ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो बेकार चीजें हैं वो ल्यूमेन में बहती चली जाएंगी, ऐसे हिनले लूप में जाएंगी, फिर डीसीटी में जाएंगी, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में, फिर यूरिन पास कर जाएगा आगे, ये कहानी थी। तो यहाँ पर आप बोलोगे प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट जो आया यहाँ पर, इसमें आप बोलोगे यहाँ से क्या होगा, हार्मफुल चीजें जो हैं, ये वाली हार्मफुल चीजें जो हैं ये इसमें डाला जाएगा। जैसे क्या डाला जाता है, तो आप बोलोगे ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपको देखने को मिलेगा जो ब्लड में एक्सेस पोटेशियम आयन है, H+ आयन है, अमोनिया है, या बोलोगे ड्रग है, विटामिन कुछ है एक्सेस, वो ये सब डाला जाता है इसमें ल्यूमेन में, ठीक है। और यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा दी जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हो आप, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें यूजफुल चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ है ना आपका, बाकी अमाइनो एसिड्स हुए, साल्ट्स हुए, आयंस हुए, ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये कहानी है, यस ठीक है। सर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बाद में, तो यहाँ पर आप बोलोगे इसके बाद में कि जो है आपका आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी देखते हैं, तो ये समझ में आ गया दोनों, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब बेटा इसके बाद में ट्यूबुलर सिक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बाद में हम क्या देखेंगे, अब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन को शुरू से पढ़ते हैं कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता क्या है। पहला प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन देख लेते हैं भाई। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करोगे आप, तो यहाँ पर आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आपको क्या दिखेगा, देखिए समझिए इस बात को। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब हुआ प्रेशर के प्रेजेंस में जो ब्लड है उसको फिल्टर करना। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आप देखोगे 3 तरीके के प्रेशर्स काम करते हैं। एक स्ट्रक्चर में बना लेता हूं यहाँ पर, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे आपका वो आएगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन था, यहाँ पर बता ही चुका हूं मैं आपको। ये अफरेंट आर्टेरियोल, इसको ए बोलते हैं। इसका डायमीटर क्या था, बहुत ज्यादा था, बड़ा था, डायमीटर ज्यादा था। इधर आप बोलोगे इफरेंट आर्टेरियोल था, इसका डायमीटर क्या था, तो आप बोलो इसका डायमीटर क्या था, कम था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फेनेस्ट्रा थे, आपको ध्यान होगा, याद होगा फेनेस्ट्रा, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन था, क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या था, ये आपका था बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इधर आपका पोडोसाइट सेल्स ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट थी, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या क्या प्रेशर लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ब्लड आया यहाँ पर, कैपिलरीज थी, इनमें भर गया, ठीक है ब्लड। अब देखिए यहां से क्या होगा, ब्लड जो होगा आपका बेटा, तो ब्लड में यहाँ पर अफरेंट आर्टियोल ज्यादा था, यहाँ पर कम था, तो ब्लड आ ज्यादा रहा, निकल कम रहा। तो आप बोलोगे यहाँ पर एक प्रेशर लगता है GFR, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सॉरी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये हो गया आपका। दूसरा देखिए, ये फिल्टर को कराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इसका प्रेशर ज्यादा है GHP का। फिर आप बोलोगे यहाँ पर फिल्ट्रेट आया, जो आ गया, भरने लगेगा, तो ये भरेगा तो ऊपर की तरफ बॉयंसी मारेगा, मतलब ये भरने के बाद इसकी वॉल इसको बैक मारेंगे इधर की तरफ, तो इनकी वॉल के थ्रू जो लगेगा उसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और उसके बाद में आप आओगे तो ये ब्लड में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्बुमिन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन्स। ये एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है इनके पास बेटा क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को पकड़ के रखती है, तो इनके पास भी प्रेशर एक और लगता है एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से, इसको बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की। अब देखिए इसके बाद में आप आगे बढ़ोगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, तो अब एक एक करके हम देखते हैं। आपका GHP की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म हमने बताया क्या होगा, ग्लोमेरुलर, लिखे दे रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP। ये बेटा होता है किसकी वजह से? ड्यू टू अफरेंट आर्टेरियोल इंक्रीज डायमीटर, मतलब ज्यादा डायमीटर बड़ा होता है, इस वजह से होता है। एंड इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है। तो एक यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की हम क्या बोलते हैं? GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये बेटा होता है लगभग 60 mmHg के आसपास, अगर इसको मेजर करोगे आप 60 mmHg के आसपास होगा। दूसरा देखिए, GHP के बाद में आप बोलोगे नेक्स्ट जो आपका होगा वो कौन सा है, तो GHP के बाद में नेक्स्ट आप बात करोगे तो आपको मिलेगा कौन सा? BCOP। देखिए इसको बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, ठीक है। BCOP जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे ये बेटा है 50, सॉरी ये आपका होता है 18 mmHg। और इसके बाद में आता है जो कैप्सूल से लगता है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो आपका होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे CHP इज इक्वल टू आपका होता है कितना है, तो आप बोलोगे 32 mmHg, ये हो, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी। अब आप बोलोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है जिसके ऊपर फिल्ट्रेशन होता है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो बोलोगे आप GHP माइनस आपका क्या हो जाएगा, BCOP प्लस CHP, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 माइनस BCOP जो है ये कितना 32 प्लस, तो ये जो है आपका 50 के आसपास आ जाएगा। तो आप बोलते हो 10 से 20 mmHg का डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस पे फिल्ट्रेशन होता है, और इसी को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। क्या बोलेंगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये क्या करवाता है? हमारा फिल्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। संध्या क्या बेटा बोल रहे हो? हमने ये क्यों किया? अगर ये अगर करेंगे नहीं तो कैसे ब्लड प्यूरिफाई कैसे होगा? ब्लड की अशुद्धियां जो है वो कैसे जाएंगी?
उनको जाना पड़ेगा ना, उनको निकालना पड़ेगा ना, प्यूरिफिकेशन का काम करती है ना किडनीज। तो अगर प्रेशर ही नहीं होगा उनके अंदर तो वो कैसे फिल्टर कर पाएंगे? तो इसीलिए सर दो हमने प्रेशर है। बीसी, ओपी और सीएचपी को माइनस क्यों किया? माइनस इसलिए किया क्योंकि जीएचपी क्या कर रहा है, ये वाला प्रेशर जो है, ये प्रेशर जो है सपोर्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, और ये वाला रोक रहा है, ये कारण नहीं हम फिल्ट्रेशन नहीं होने देंगे। अगर फिल्ट्रेशन को रोका नहीं जाएगा तो तब तो सारा ब्लड नीचे आ जाएगा। तो नीचे से ब्लड को क्या कर रहा है, रोक रहा है वो, और एक तरफ ब्लड को जा रहा है, तो ब्लड जा रहा है और रोक रहा है, तो कुल मिला के क्या होगा वहां पर, आप बोलोगे जितना प्रेशर का डिफरेंस आएगा उसी हिसाब से ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा। अब एक ही तरफ फोर्स लगेगा तो सारा नीचे आ जाएगा ब्लड ना। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं समझे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, इसके बाद में आप बात करोगे, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हमने फिल्ट्रेशन प्रेशर बता दिया। अब एक होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कितना होता है, ये आप क्या बोलोगे इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बेटा कितना होता है, आप बोलोगे 125 ml, ठीक है, पर मिनट। दूसरा देखिए 125 पर मिनट इतना होगा, तो 125 इंटू 60 पर क्या हो जाएगा आपका आवर, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे करीब करीब आपका 7 पॉइंट समथिंग, है ना। और फिर आप बोलोगे अगर आपका पूरा दिन का देखें तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 180 लीटर पर डे, इतना ये फिल्टर होता है। ठीक है, क्लियर है, ये कहानी हो जाएगी आपकी। हाँ, तो ये पर आवर वाला आप निकाल लेना कैलकुलेट करके, ये कितना हो जाएगा आपका 180 लीटर पर डे। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है, बताओ। आगे समझ। GFR हो गया आपका। इसके बाद देखिए आप GFR के बाद में क्या है, तो GFR के बाद में आप बोलोगे यहाँ पर, GFR के बाद में आपको नेक्स्ट मिलेगा आर रीनल ब्लड फ्लो, RBF। क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी में कितना ब्लड आया, उसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। ये रीनल ब्लड फ्लो जो होगा वो आपका कितना होगा, तो आप बोलोगे रीनल ब्लड फ्लो जो है वो आपका होता है करीब करीब 1, तो रीनल ब्लड फ्लो हमारा जो होता है, रीनल ब्लड फ्लो वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.22 1.3 लीटर पर आप बोलोगे मिनट, इतना ब्लड आता है रीनल में। फिर आप बोलोगे आपका इसमें आप बोलोगे RPF कितना हो जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो जाएगा, तो जितना आता है उसका 55%, तो 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, तो ये कितना आ जाएगा 55%, इसका 55% निकालोगे तो आएगा 650 ml के आसपास पर मिनट, इतना फिल्ट्रेशन होगा प्लाज्मा का। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आप बताओ जो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है आपका उसको हम बोलते हैं GFR अपान, आप बोलोगे क्या है, RPF रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू, आप बोलोगे क्या होगा, तो आप बोलोगे इनटू 100। ठीक है, तो निकाल लो इसको भाई। GFR आपका कितना है, तो आप बोलोगे GFR आपका जो है वो है आपका 125 अपॉन RPF कितना है हमारा, तो आप बोलोगे कितना है आपका 650 इंटू 100। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो नियर अबाउट आपका कितना आ जाएगा, 15 to 20% मान लेते हैं हम लोग, कितना मानते हैं 15 to 20%।
डन। तो ये आपका कैलकुलेटिव थोड़ा है, ये आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये मल्टीपल करोगे 7.5 लीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हम लोग। अब हम इसके बाद में देखेंगे, पहला पार्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में जो हमारा पूरा एक साथ में क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप बोले कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप बोलोगे यहाँ पर जो है आपका बोमन्स कैप्सूल में होगा। बोमन्स कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? तो आप बोलोगे वो पहुंचेगा आपका जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये आपका आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो आएगा कहां पर आएगा? तो आप बोलोगे वो आएगा बोमन्स कैप्सूल में। बोमन्स कैप्सूल से वो कहां पहुंचेगा? पीसीटी में पहुंचेगा, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, कहां पहुंचेगा? जो फिल्ट्रेट आया है प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट वो कहां पहुंच जाएगा? पीसीटी में पहुंच जाएगा। अब पीसीटी में पहुंचेगा प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो इसमें दो प्रोसेस होंगी। एक तो रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। और दूसरा बेटा आप बोलोगे क्या होगा? तो आप बोलोगे दूसरा जो होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस होंगे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आप बोलोगे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? तो पैसिव। दूसरा आप बोलिए पैसिव के बाद में एक्टिव, वो भी देखने को मिलेगा। दूसरा आप बोलोगे एक्टिव के बाद में ऑस्मोसिस। और फिर तीसरा आप बोलोगे कौन सा होगा आपका? डिफ्यूजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैसिव के केस में आप बोलोगे क्लोराइड आयन, फिर आप बोलोगे जो आपके बाइकार्बोनेट आयन है ना, ये एब्जॉर्ब होंगे। एक्टिव में आप बोलोगे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सोडियम एंड पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन। सोडियम और पोटेशियम ये आप बोलोगे 70% एब्जॉर्ब होगा, ये 65% यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए ऑस्मोसिस की जब बात करोगे आप, तो ऑस्मोसिस यहाँ पर देखने को मिलेगा वाटर का जो है करीब करीब 80% वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिफ्यूजन की बात करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे क्लोराइड आयंस हुए, यूरिया हुआ और अदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, चलिए तो ये कहानी है। क्लियर है? क्या है? कहाँ पे? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड। ओके सर। तो ये अब रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब इस बात को देखो समझो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बना ऐसे, ये पीसीटी था आपका।
यहाँ पर वो आपका ग्लोमेरुला था, यहाँ पर फिल्टर होके आया जो है आपका प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट। अब जो एब्जॉर्ब हो गया ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो अच्छी चीजें थी वो एब्जॉर्ब हो गई, और यहाँ से जो ब्लड वेसल लगा हुआ था इसके साथ में, ये क्या करवाएगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन करवाएगा, यानी कि 100% तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो जो हार्मफुल चीजें उनको उठा के ये ल्यूमेन में डाल देगा। कहाँ डाल देगा? ल्यूमेन में डाल देगा। समझ में आई बात की नहीं? तो जो ल्यूमेन में डालेगा वो कौन कौन सी चीजें होंगी? तो H+, पोटेशियम, और आपका बोलोगे अमोनिया, ये सब डालता है, तो इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो H+ आयंस, पोटेशियम एंड अमोनिया, इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ये कहाँ? फिल्ट्रेट में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं? बताओ इतनी बात। Yes, sir. अब बेटा पीसीटी से जब बाहर निकलोगे उसके ल्यूमेन से, पीसीटी के जो फिल्ट्रेट होगा वो फिल्ट्रेट अब कैसा बन जाएगा? तो फिल्ट्रेट जो है आपका, उस फिल्ट्रेट को आप बोलोगे वो कैसा है? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि आयन और उसमें वाटर, उनका कंसंट्रेशन बराबर है, तो आप बोलोगे फिल्ट्रेट कैसा होगा? आइसोटोनिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड दोबारा शो करना। हाँ बेटा, ये ओके सर। इसके बाद में आप बोलोगे आपका हेनले लूप में जाएगा, या लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप में जाएगा। हेनलेज लूप की जब आप बात करोगे तो हेनलेज लूप जो है वो आपका कौन सा होगा? तो आप बोलोगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो नीचे की तरफ आएगा, जो है आपका पीसीटी के बाद में। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है बेटा, उसमें आप देखोगे क्या क्या होगा। तो देखिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आप बोलोगे इट इज हाईली परमिएबल फॉर, यहाँ पर लिख लेंगे, हाईली परमिएबल फॉर, इट इज हाईली परमिएबल फॉर, किसके लिए परमिएबल है ये? किसको रीअब्सॉर्ब कराएगा? तो आप बोलोगे वाटर, बट इम्परमिएबल फॉर सॉल्यूट। तो इम्परमिएबल किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, मतलब आयंस वगैरह यहाँ पर नहीं जो है आपके क्या होंगे? मतलब एब्जॉर्ब होंगे। तो हेनले लूप की ये कहानी हो गई भाई। अब हेनले लूप में जब आप जाओगे डिसेंडिंग वाले में, जब आगे बढ़ोगे, वाटर गया यहाँ से निकल, वाटर जब निकल गए तो बचेगा क्या? इन पे जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा हो जाएगा? ल्यूमेन में जो फिल्ट्रेट बच रहा है, अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहे हैं और बेकार चीजें छोड़े दे रहे हैं, तो फिल्ट्रेट जो बचेगा वो अब फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? तो आप बोलोगे फिल्ट्रेट जो होगा वो अब क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, अब जब हाइपरटोनिक हो जाएगा तो इसको लेके हम अब पहुंच जाएंगे किसमें? इसको हम लेके पहुंच जाएंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ठीक है, अब असेंडिंग में पहुंचेंगे बेटा। असेंडिंग में ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आया, ये वाला जो पार्ट था आप बोलोगे इट इज परमिएबल फॉर, इसलिए परमिएबल है, परमिएबल फॉर किसके लिए? तो आप बोलोगे आयंस, या आप बोलोगे जो है आपके साल्ट्स। ठीक है, इनके लिए परमिएबल है, सॉल्यूट के लिए परमिएबल है, सॉल्यूट्स के लिए, बट इम्परमिएबल फॉर वाटर। वाटर तो यहां पर जा नहीं रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो जो आयंस थे फिर से एब्जॉर्ब हो गए और वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक थिन पार्ट, थिक पार्ट। डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी का तो एक आपको दिखेगा थिक और एक दिखेगा थिन, दो पार्ट दिखते हैं। तो थिन पार्ट जो होता है इट इज सेमी परमिएबल फॉर यूरिया, तो यहाँ पर यूरिया भी आता है, आप एनसीईआरटी में देखना, उसमें डायग्राम बना हुआ होगा। तो लूप ऑफ हेनले में है, और जब एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर आपका आयंस, तो आप बोलोगे फिल्ट्रेट जो होगा फिर से बेटा कैसा बन जाएगा? तो आप बोलोगे अब जो फिल्ट्रेट बनेगा वो कैसा होगा? फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। कैसा बन गया? हाइपोटोनिक। तो अब ये हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट जो है इसको लेके चलते हैं, देखो क्या होगा आगे। हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट को लेके चले हम,
और ये पहुंचा जाके कहां पर, आप बोलोगे डीसीटी में, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर पहुंचा जाके। अब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो था ये एक्चुअल में उसमें कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा और हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट यहाँ पर आया। अब इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या होगा। तो डीसीटी के पास में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है और कंडीशनल ऑस्मोसिस भी होता है। तो देखिए ये काम कैसे करेगा, अगर नीडेड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीपी मतलब, वो रिलीज करती है वैसोप्रेसिन, या इसी का नाम है बेटा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। ये जाके एक्ट करता है डीसीटी पे नेफ्रॉन के और कहता है कि भाई आप क्या करो नेफ्रॉन जी, आप जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन या वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लो, वाटर को एब्जॉर्ब कर लो। तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का दिखने लगता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप बोलोगे दूसरा काम क्या होगा, यहां पर आके आपका काम करेगा कौन सा हार्मोन, तो आप बोलोगे दूसरा हार्मोन आपका है एल्डोस्टेरॉन। कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। या आप बोलोगे दूसरा हार्मोन कौन सा है, तो आप बोलोगे एल्डोस्टेरॉन के अलावा, या इसी का नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो यहाँ पर आके एक्ट करता है और ये निकलता कहां से, तो आप बोलोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो लेयर है, कौन सी, जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे निकलता है। कौन सी लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है। अब देखिए तो डीसीटी यहाँ पर क्या हुआ, जो है आपका एल्डोस्टेरॉन काम करेगा और जैसे ये काम करेगा तो ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये आप बोलोगे सब क्या हो रहा, कंडीशनल इफ नीडेड, तो इसको आप बोलोगे कंडीशनल ऑस्मोसिस, कंडीशनल ऑस्मोसिस। इधर देखिए, इधर वाले को आप क्या बोलोगे, कंडीशनल, कंडीशनल क्या हो जाएगा आपका जो है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशनल ऑस्मोसिस होगी और दूसरी तरफ क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर जरूरत होगी तो होगा, या नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो डीसीटी में ये काम आपका हो जाएगा। अब आपका वाटर निकल गया और सोडियम आयंस निकल गए। यहाँ पर ये थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे सोडियम, ठीक है। तो सोडियम जो है क्या हुआ बेटा, ये रीअब्सॉर्ब कर लिया। समझ में आई बात, बताओ। अब देखो जब हमारा फिल्ट्रेट इस डीसीटी को पास करेगा, फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा और फिल्ट्रेट बेटा अब कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे अब फिल्ट्रेट जो आपका हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो आप बोलोगे फिल्ट्रेट बिकम अगेन आइसोटोनिक। क्या बन जाएगा, आइसोटोनिक बन जाएगा। अब ये आइसोटोनिक फिल्ट्रेट पहुंचेगा किसके पास में, कलेक्टिंग डक्ट के पास में। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था कलेक्टिंग डक्ट, पहुंचा जाके भाई कलेक्टिंग डक्ट के पास में। कलेक्टिंग डक्ट के पास में पहुंचने के बाद में आप बोलोगे यहां पर फिर से एडीएच काम करेगा, फिर से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स काम करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों काम करेंगे यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट पे और आप बोलोगे फर्दर क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर और आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम आयंस भी एब्जॉर्ब होंगे। तो आप बोलोगे ये फर्दर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद में जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा सब रीअब्जॉर्ब हो गए, उसी को हम बेटा क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज यूरिन। इसी को हम क्या बोल देंगे, यूरिन। क्या बोल देंगे, यूरिन। ठीक है। समझ में आई इतनी बात। यस सर। और यूरिन जो होगा बेटा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि वाटर तो बचा नहीं।
ठीक है, क्लियर है, डन। अब यूरिन के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे। यूरिन क्या है? तो यूरिन के केस में आप बोलोगे यूरिन जो है वो कैसा है, तो आप बोलोगे यूरिन जो है डेली 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे रिलीज होता है, और ये स्टोर होता है कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यूरिन के कंपोजिशन क्या है? तो यूरिन का कंपोजिशन में आप देखोगे यहाँ पर जो है बेटा, ये जो है आपका यूरिया दिखेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिखेगा? यूरिया दिखेगा, तो यूरिया लिख लेंगे। यूरिया के बाद में आपको और क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे साल्ट्स मिलेंगे 2% के आसपास। साल्ट्स के अलावा आप बोलोगे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। वाटर के अलावा आप बोलोगे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे जो है आपका बाकी चीजें होंगी, रेस्ट ऑफ दीज, ये 0.3% होंगी। ड्रग मिलेगा आपको, ये सब मिलेगा। विटामिन सी मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। डाइज मिलेंगी, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं उसमें जो कलर्स वगैरह होंगे वो मिलेंगे। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? यूरिन में मिलेगा, सबका कंपोजिशन। उसमें वाटर बेटा जो है वो सबसे ज्यादा है। वाटर का अमाउंट आप बोलोगे 95% के आसपास। ये आप बोलोगे यूरिया जो है वो कितना है? 2.7% के आसपास। साल्ट्स कितना है? तो आप बोलोगे 2% के आसपास। ठीक है, तो बाकी अदर जो होंगे वो रिमेनिंग रेस्ट जो होंगे वो कितने होंगे आपके? तो आप बोलोगे 0. कुछ भी लिख लो, 3% या कुछ, इतना वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यूरिन जो होता है बेटा वो कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है? तो यहाँ लिख लेंगे इट इज स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली एसिडिक होता है, और इसमें आप बोलोगे H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो आप बोलोगे पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच कम हो जाएगा, और H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा। तो यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक कहानी दिखेगी, जहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और पीएच का लेवल कम है। ठीक है, अब दूसरा देखिए। इसके बाद में बेटा यहाँ पर हम क्या देखेंगे? स्लाइटली एसिडिक होने के बाद में यहां पर आप बोलोगे जो यूरिन है ये बेटा ब्लड के रिस्पेक्ट में और इंटरस्टिशियल मेडुलरी स्पेस के रिस्पेक्ट में कैसा है? तो आप बोलोगे ये आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक टू मेडुलरी फ्लूइड। जो मेडुला में भरा हुआ फ्लूइड था उसके रिस्पेक्ट में कैसा है? तो आप बोलोगे आइसोटोनिक। बट आप बोलोगे ये कैसा है? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है किसके रिस्पेक्ट में? तो आप बोलोगे ब्लड के रिस्पेक्ट में। तो ब्लड के रिस्पेक्ट में हाइपरटोनिक है, और अदरवाइज ये आइसोटोनिक है मेडुलरी स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में जो है बेटा आप बोलोगे कि यहाँ पर जो आपका ये यूरिन है, एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि यूरिन जो हमको मिलता है फाइनली जो यूरिन मिलता है, यूरिन जो मिलता है वो बेटा आप बोलोगे कैसा होता है? 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड, more concentrated than initial filtrate. ठीक है, तो इनिशियल फिल्ट्रेट के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये मैंने बात आपको बता दी, एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है, सॉरी फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। किसी को कोई दिक्कत है? मैं फिर से जो है दिखाया दे रहा हूं आपको पूरा, जो स्लाइड्स हैं यहां से आप देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, फिर बताइए आप चीजें क्लियर हैं कि नहीं। आप सर असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली में थिन के बारे में बता दो। असेंडिंग लूप ऑफ इनले, अगला स्लाइड लो। असेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग लूप ऑफ इनले में जाइए। तो एक थिन पार्ट है, एक थिक पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमने बोला कि इट इज परमिएबल फॉर आयंस।
आयन के लिए परमिएबल है, साल्ट के लिए परमिएबल है, बट इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। वाटर के लिए कैसा है? इम्परमिएबल। सर इसमें थिक और थिन क्या है? बेटा एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ऐसे जब आपका ये डिसेंडिंग आया है, ऐसे लूप ऑफ इनले मेडुला में ऐसे आया है, ऐसे यहाँ पर ये थिन रहता है, लेकिन जैसे ऊपर जाता है ये थिक हो जाता है, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। फिर ये आपका कॉर्टेक्स में निकल जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट थिक है और ये कैसा है? ये थिन। लूप ऑफ इनले असेंडिंग वाला है नहीं? बाकी बोलिए आप लोग, क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, आगे बढ़े? Yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड देख लो आप, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है इधर? नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये वाला देख लो, यूरिन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है यहाँ पे। सर इसमें इनिशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? क्या बेटा? इनिशियल फिल्ट्रेशन 4 टाइम्स मोर। इनिशियल देखो मेगा वो था जो हम लोग फिल्टर ला रहे थे ब्रूमन्स कैप्सूल में, जो पीसीटी में, यही तो इनिशियल था। ग्लोमेरुला से जो आया ब्लड फिल्टर होके यहाँ पर, ये जो आया प्लाज्मा इक्विवेलेंट पार्ट, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जब ये बाहर निकाला एकदम लास्ट में यूरिन। तो यूरिन और इसमें क्या फर्क है? तो यहाँ पर अगर जो है 4 लीटर पानी था, तो यहाँ पर लास्ट में यूरिन में 1 ही लीटर पानी निकलेगा, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो अब अगला हमारा टॉपिक है इसमें बेटा वाटर काउंटर करंट मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में देखोगे आप, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग भाई। देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में आप बोलोगे ये किस लिए होती है? तो फॉर द कंसंट्रेटिंग ऑफ यूरिन। तो यूरिन से ज्यादा हम क्या निकाल लें? वाटर निकाल लें, इसलिए ये होती है, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इसमें होगा क्या, देखिए आप इस वाली स्टेज में, तो आप बोलोगे जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का, ठीक है, 2 लिम्स में, हेनले के लिम्स में, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। इस तरीके से ये क्या बनाता है? काउंटर करंट बनाता है। कि देखो ये हमने बना लिया लिम्ब ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, तो ये डिसेंडिंग ऐसे हम दिखा देंगे, लूप ऑफ हेनले है। और इसके रिस्पेक्ट में आप बोलोगे ये क्या है? आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये आपका थिक रीजन मैंने बताया है हेनले लूप का, और ये थिन रीजन है। अब आप देखोगे ये लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट था? तो भाई इसको पार्टीशन करोगे तो आप यहाँ पर क्या था? ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स था। अब कॉर्टेक्स में अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो बोलता है कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के आसपास इसका क्या होता है? आपका ऑस्मोलरिटी होता है। अंदर बढ़ोगे तो 600 होगा, जितना डीप में जाओगे आप बोलोगे 900 के आसपास, और सबसे डीप में जाओगे तो 1200 ml पर ऑस्मोलीटर ऐसे होगा। तो आप बोलोगे जो आपका ये वाला लूप ऑफ हेनले, ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इधर फिर देखिए ये आपका सामने वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये काउंटर करंट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? दूसरा देखिए इन्हीं के पैरेलल में जो ब्लड वेसल आई थी वासा रेक्टा, वो भी तो चलेगी। तो ऐसे ये वासा रेक्टा चल रही है इसके साथ में, ऐसे ये वासा रेक्टा चल रही है, ऐसे यहाँ वासा रेक्टा की भी कहानी वही है।
ये असेंडिंग होगा इधर, और ये बेटा क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा। याद करो, आपको जब नेफ्रॉन बता रहा था मैंने बोला था कि वासा रेक्टा जो होती है वो किसमें हेल्प करती है, जो है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या था, ये सबसे पहले बताया था मैंने कि जो आपका साल्ट्स कंसंट्रेशन है बॉडी में उसको मेंटेन किया जाए, वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को, तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन में भी किडनीज हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करेंगी, तो काउंटर मैकेनिज्म के थ्रू हेल्प करती हैं। अब देखिए होगा क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें बोलता है कि आपका लूप ऑफ फिनले जो डिसेंडिंग है और जो असेंडिंग है वो आपस में काउंटर करंट बना रहे हैं। ऐसे ही जब आप आओगे वासा रेक्टा में तो वहां पर भी काउंटर करंट मैकेनिज्म बना रहा है, यानी कि वासा रेक्टा एक असेंडिंग दूसरा डिसेंडिंग पार्ट होगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चलते हैं। वासा रेक्टा देखिए असेंडिंग जा रहा है तो आपका लूप ऑफ फिनले कैसा जा रहा है, डिसेंडिंग जा रहा है। दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोलो। अब देखिए इसके बाद में, तो यहां पर ये कहानी होने के बाद में आप बोलोगे होता क्या है इसमें, वो बात मुद्दे की है, वो हम देखते हैं। इधर आप आओगे तो कलेक्टिंग डक्ट आपको मिलेगा आगे जाके, ऐसे कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा ये वाला। अब कलेक्टिंग डक्ट से निकलता क्या है, यूरिया। तो यहाँ पर यूरिया निकला, यूरिया, तो ये स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरमिडुलरी स्पेस। तो मेडुला वाला स्पेस है, ये मेडुला है, यहाँ पर मेडुला का स्पेस है। अब दूसरा देखिए यहां से क्या निकलता है आपका, तो आप बोलोगे सोडियम, NaCl, खूब NaCl भर भर के निकलता है। पेज आप देखोगे एनसीईआरटी में काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला, तो आपको सब दिख जाएगा। तो ये इस तरीके का निकलेगा सोडियम और यूरिया। अब सोडियम और यूरिया निकलेगा तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आयंस का, साल्ट्स का, तो वाटर जो आ रहा है ये वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वाटर जितना एक्सेस होगा वो सब निकाल लिया जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट से, है ना। इसीलिए ये काम होता है आपका, ये क्या है, CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट। तो वाटर को निकालने के लिए आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। अब वाटर निकल आया, अब देखिए यूरिया निकला। यूरिया क्या होता है, सेमी परमेबल होता है, ये थिन पार्ट में तुरंत चला जाता है। जैसे वाटर निकलवा लेगा ये थिन पार्ट में चला जाएगा आराम से, और फिर इसके थ्रू यूरिया ये कहाँ चलाता है, यूरिया फिर इसी में सर्कुलेट करता रहता है। तो एक्सेस यूरिया कहाँ निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा, और थोड़ा बहुत निकलता रहेगा बीच में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए इसके बाद में जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है इसमें क्या होगा, तो NaCl निकल के NaCl कहाँ आ जाएगा, आप बोलोगे इसमें NaCl आएगा, ये NaCl निकला इधर, और इधर से NaCl कहाँ आ गया, इसमें आ गया। तो आप बोलोगे NaCl की एंट्री कहाँ हुई, NaCl कहाँ निकल के आया, इंटरमिडुलरी स्पेस में, और वहां से कहाँ निकल के पहुंच गया, वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में। अब ये NaCl चलता गया और NaCl ये यहाँ निकल जाता है असेंडिंग लूप से, ठीक है, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से निकल जाता है। तो इस तरीके से ये NaCl की कंसंट्रेशन वगैरह भी मेंटेन करते हैं, और आपका वाटर भी जो एक्सेस है उसको भी निकाल लेते हैं, जिससे आपको वाटर की कमी ना हो। तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये जो निकला हुआ पार्ट है वो क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, गॉट इट। तो इसी को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। तो कंसंट्रेट करना यूरिन को काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग इसको करवाते हैं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना आप लोग, सब यही बातें लिखी हैं एकदम साफ साफ। चलिए अब आप बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलिए भाई आप लोग, किसी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहीं पे। हाँ गुरप्रीत होगी नहीं बेटा, संध्या, गुरप्रीत, मेघा, सरिता, अनुष्का, भूमिका, देवांशी, बताओ सब लोग। प्रॉब्लम नहीं है। यस सर क्लियर है। बढ़िया समझ में आया ये एकदम। तो क्लियर है, मैंने डाउट बॉक्स में एक लाइन लिखी है, हाँ उसका मीनिंग बता दो। हाँ देखा मैंने सर, एक डाउट है इस लाइन का मतलब क्या है, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन, ठीक है। देखो क्रस्टेशियंस जो होते हैं बेटा गुरप्रीत, वो क्या होते हैं, आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस आर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड का एक क्लास उसको बोलते हैं क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया, ठीक है, एक आर्थ्रोपोड का क्लास। तो उसी में एक आपका वो होता है प्रॉन, आप लोग देखे भी होंगे, प्रॉन में ये ऐसे ये निकले होते हैं, इन्हीं के पास कुछ ग्लैंड होती हैं, उनको बोलते हैं एंटेरिनरी ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। तो ये बेटा क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में रोल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्टेशियंस में प्रॉन हो गया, बहुत सारे हैं प्रॉन है, लेकिन प्रॉन में हुई होती है यहाँ पर, बाकी किसी में नहीं होती, ठीक है। ये क्लियर है? Okay, sir. Thank you. Okay. और बेटा बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो पीछे? चलो तो आप लोग रेस्ट कर लो 5 मिनट, है ना, अगला क्लास करने के लिए रेडी हो जाइए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अगले दिन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, Okay, sir. Thank you. Take care. वेलकम।